प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास गुजरात में जगह है मीठापुर, वहीं से ये कुंडली आई है। इनके पिता और माता ने इनकी कुंडली भेजी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको इनकी कुंडली में परिचय करा दूंगा पंचांग से। इनकी कुंडली का जो पंचांग बना है, पौष और मार्गशीर्ष का प्रभाव। ऐसे जातक मुंहफट होते हैं और कभी कभी ढीठ भी हो जाते हैं। दक्षिणायन में जितने भी पापक ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, बाकी शनि मंगल राहु केतु ये ग्रह जो होते हैं वो बलवान हो जाते हैं। शनि मंगल राहु केतु का बल बढ़ जाता है तो पापक प्रभाव बढ़ेगा। तो क्या होगा? पाप के प्रभाव बढ़ेंगे या व्यक्ति के जीवन में कई बार निगेटिविटी बढ़ेगी। थोड़ा साहस ज़्यादा डालना पड़ता है। शुक्रवार को जन्मे हैं हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में प्रेम का प्रभाव रहता है और व्यक्ति अपने से जुड़े लोगों का विशेष ख्याल रखने वाला भी होता है। माता और पिता की खूब सेवा करने वाला होता है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, यहाँ के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं और ऐसे चंद्रमा जातक के जीवन को धन और लाभ देने वाले होते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति सरकारी एजेंसियों में, गुप्तचर विभाग में, हॉस्पिटल में या आईटी सेक्टर के आईटी सेल में काम करने वाला भी होता है। कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को धनवान हमेशा ही बनाए रखते हैं और उसके पास धन की समस्या कभी भी नहीं होती। इसके साथ जन्म होता है जातक का मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र सिंह राशि के अंतर्गत आने वाला नक्षत्र है और ये सूर्य की राशि है और केतु का नक्षत्र है। मतलब मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। तो ऐसे जातकों को अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और कम से कम यज्ञ दान पूजा पाठ आदि आवश्यक रूप से करना चाहिए। इतना ही नहीं, अमावस्या के दिन या विशेषतया जो पितृपक्ष चलता है आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पूरा 15 दिन, उसमें निश्चित रूप से अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहिए। और ऐसा करना जातक को लाभान्वित करने वाला और ग्रह और नक्षत्र जनित जितने दोष होते हैं उनको समाप्त करने वाला होता है। कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। ऐसी अवस्था में जातक धनवान बना रहता है और उसके पास बहुत सारे काम होते हैं जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। मतलब ये बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाली स्थिति हो जाती है मघा नक्षत्र के कारण। और उसमें भी अच्छी बात एक और होती है कि व्यक्ति अनुभवी होता है, बहुत निचले तबके से आता है। मतलब चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक की यात्रा तय करने वाले मघा नक्षत्र के जातक होते हैं। इतना ही नहीं, इनको सरकार में और प्राइवेट सेक्टर में भी ऊंचे पद पे ही विभूषित होते देखा जाता है। और उसके पीछे का एकमात्र कारण ये हो सकता है कि इनके पास बहुत सारे विषयों का ज्ञान होता है। ये गंभीर होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, अनुभवी होते हैं, कृपण होते हैं थोड़े बहुत, ढीठ, कभी कभी निर्लज्ज भी हो जाते हैं। महत्वाकांक्षा उतनी ज़्यादा ऊंची नहीं होती पर आगे बढ़ते रहने से इनको लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा किसी के चक्कर में नहीं रहते। मतलब अगर पुरुष हैं तो स्त्रियों के चक्कर में नहीं है, अगर स्त्री जाति का है तो पुरुष के चक्कर में नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा कामासक्त नहीं होते, काम का आवेग ज़्यादा नहीं होता, संततिवान होते हैं। पर जीवन से ये उतने ही जुड़े रहते हैं जितना कि इनको आवश्यकता होती है। बहुत लंबे चौड़े लिबास वाले नहीं होते। साधारण जीवन में भी इन्हें कई बार खुश और प्रसन्न होते देखा जाता है। ये वही लोग होते हैं जो त्यागने में जरा भी देर नहीं करते। मघा नक्षत्र के जातकों को निश्चित रूप से ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। भृंगराज की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए रविवार के दिन और ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। आपकी कुंडली का पंचांग तो ठीक बना है। इसमें एक बात और भी बनी है, विषकुंभ योग, क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण होगा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का राजसिक प्रभाव ज़्यादा बढ़ा रहेगा। राजसिक प्रभावों के बढ़ने से जातक के जीवन में रजस तत्व की प्रधानता बढ़ेगी और रजस तत्व की प्रधानता होने के कारण या हावी रहने के कारण व्यक्ति सुखी जीवन जीने को उत्सुक
और अपने आप को प्रेरित करता रहता है, कभी भी थकने ना वाला, धीरे धीरे आराम से काम करने वाला, स्थिर संपत्ति, स्थिर बुद्धि और स्थिर आचरण करने वाला होता है। चंद्रमा चूंकि स्थिर राशि में बैठे हैं, इस कारण से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता प्रायः देखने को मिलती है। वो दान पुण्य भी करेगा तो बहुत सोच समझ करके करेगा, वो दूसरों का आदर भी करेगा तो बहुत सलीके से करेगा। उसके जीवन में एक अजीब तरीके का गांभीर्य देखने को मिलता है। मघा नक्षत्र, सिंह राशि और क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण, राक्षसगण या जो भी कहें, ऐसा जो रजस तत्व की प्रधानता है, इस कारण से हमें अपने आप को आलसी नहीं बनाना है, प्रमादी नहीं बनाना है। बहुत ज़्यादा फैशन में आ करके अपने वार्तालाप, जो हमारे अदब हैं, माता पिता का जो संस्कार है, जो उनकी सेवा है, उसे हमें भूलने की आवश्यकता नहीं है। सदैव अपने देश का नाम चाहे जहाँ भी रहें ऊंचा करने की कोशिश करें। सदैव अपने जीवन में धर्म को धारण करें। जो व्यक्ति धर्म को धारण करता है वो बहुत वर्षों तक जीवित रहता है, बहुत वर्षों तक जीवित रहता है। ये बात बहुत आवश्यक होगी। मतलब हमें निश्चित रूप से अपने आप को शतायु पूर्णायु बनाने की आवश्यकता होगी। आपकी कुंडली का पंचांग बेहतर है, इसमें चंद्रमा अच्छे हैं और साथ ही साथ अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका जो जन्म हुआ है वो हुआ है शुक्रवार को, और वार के अधिपति इस कुंडली के लिए पंचम के साथ 12वें भाव के स्वामी होते हैं। शुक्रदेव जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं और मित्र की राशि में बैठे हैं। और ज़रा ध्यान से देखेंगे तो उनके ठीक पीछे सूर्य और गुरु और मंगल बैठे हैं, जो दोनों ही इनके बहुत अच्छे मित्र नहीं होते। लेकिन उच्च के मंगल और नीच के गुरु, मतलब नीच के गुरु का नीच भंग दो तरीके से होगा, एक मंगल के कारण और एक शनि के कारण, क्योंकि ये दोनों आपस में परिवर्तन कर रहे हैं और केंद्र में ही शनि बैठे हैं, राशि के स्वामी, इस वजह से। तो यहाँ पे जो अष्टम भाव है वहाँ जातक को स्थिरता और एक अलग तरीके का अनुभव जो बाहर से देखने को न मिले, और जातक बहुत ऊंची मानसिकता का होता है। उसकी प्रगाढ़ता और उसकी गंभीरता लोगों को प्रेरणा देने वाली भी होती है। बहुत स्थिर गति से चलना, सिंह की भांति उसकी चाल होती है। प्रखर बुद्धि का, थोड़ा आलसी, दैदिव्यमान स्वरूप वाला, पतली कमर का, दिव्य वक्ष स्थल का धारण करने वाला, कम बालों वाला और नाखों में एक बड़ी अच्छी चमक धारण किए हुए जातक रहता है। आइए अब आपका परिचय इनकी कुंडली के बैठे ग्रहों से करा देता हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं इनकी कुंडली के लग्न कुंडली पे, नवांश और दशमांशा चक्र पे। लग्न कुंडली में लग्न का मान बना है 28 अंश का। इसे वृद्ध अवस्था का लग्न कहते हैं। और वृद्ध अवस्था का जो लग्न होता है वो जातक के जीवन में गलत निर्णयों में जाने वाला भी बना देता है। हालांकि यहाँ पे जो स्थिति बनी है इनकी कुंडली में, वहाँ पे लग्न का स्वामी छठे भाव में बैठा है। आचार्य वराहमिहिर ने लिखा, जन्म कुंडली के छठवें स्थान में भी शुभ ग्रह जो बैठे होते हैं वो शत्रुओं के और विपरीत परिस्थितियों के नाशक ही होते हैं, लेकिन उनमें प्रबलता पापक ग्रहों की सी नहीं होती। जन्म कुंडली के लग्नेश होकर के छठे भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हैं, जो न तो बहुत ज़्यादा गतिमान होती है और न बहुत ज़्यादा स्थिर होती है, न तो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा साम्यता होती है, मतलब बैलेंस्ड भी नहीं होता। वृश्चिक राशि कीट पतंगों की राशि है, अर्धजलीय राशि है, और ये सरीसृप मतलब बिच्छू जो होता है वो सरीसृप होता है। कीड़े मकोड़े की राशि होने के कारण ये रोग की राशि भी कई बार व्यक्ति को जलीय बीमारियां देने का प्रभाव दे जाती हैं। लग्न के अधिपति हैं बुधदेव, छठे भाव में बैठे हैं। उनके ठीक पीछे कोई ग्रह नहीं, लेकिन उनके 10वें स्थान में चंद्रमा और राहु बैठे हैं, जो व्यक्ति के कारोबार को या उसकी नौकरी को उससे दूर ले जाकर के स्थापित करवाएंगे और कराएंगे। ऐसी अवस्था में कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सारे ग्रह बैठे हैं, गुरु नीच के, मंगल उच्च के और शुक्र मित्रवत होके बैठे हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर ही स्थित होगा। और चूंकि चतुर्थ भाव के अधिपति भी छठे भाव में बैठे हैं, शनि जैसे पापक ग्रह की दृष्टि है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के गुरु जो नीच होकर के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो गुरु और शनि का प्रभाव जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे होने से और अष्टम स्थान में बहुत सारे ग्रहों के, उच्च के मंगल और
शुक्र के बैठ जाने के कारण वहाँ जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के ही स्थित होगा और जीवन पर्यंत वहीं रहेगा। इसके साथ साथ लग्न का मान 28 अंश, मैंने जैसे पूर्व में कहा था, ये प्रबुद्ध लग्न नहीं होता। इस अवस्था में जातक के जीवन में प्रायः निर्णय लेने में परेशानी, संघर्षों की स्थितियाँ उत्पन्न होते देखी जाती हैं। एक झरोखे से अगर देखें तो यहाँ भी 3 नंबर ही लिखा है। इसका स्पष्ट उत्तर होगा वर्गोत्तम लग्न की कुंडली कभी भी असफल नहीं होती है और इसकी गारंटी ज्योतिष शास्त्र के महान आचार्यों ने दी है, जिसमें प्रथमतया नाम आचार्य वैद्यनाथ और आचार्य पाराशर के साथ जैमिनी और आचार्य वराहमिहिर ने भी दिया है। इन्होंने यही बात कही कि अगर ग्रह वर्गोत्तम होके बैठा है या लग्न वर्गोत्तम है या चंद्रमा वर्गोत्तम होके बैठे हैं या योग कारक ग्रह वर्गोत्तम होके बैठे हैं या जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह मजबूत और बलवान होकर के वर्गोत्तम हो रहा हो, ऐसी कुंडली कभी भी अवसर की मोहताज नहीं होती। वो स्वतः अपना मार्ग चुनने और अपना मार्ग बनाने वाली होती है। इस वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी डरने और घबराने वाली बात नहीं होगी, जिसके चलते हमें कभी भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्गोत्तम लग्न की कुंडली में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं से करती है और उसको कभी भी पेट पालने और पोसने के साथ अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ता है। उसका रिसर्च अष्टम भाव के उच्च के मंगल, उसको साहसी 6वें भाव के बुध और जन्म कुंडली में उसको अपने घर से दूर ले जाकर के सुख देने वाले शनि और गुरु का संबंध अच्छा बनने के कारण जातक अपने जन्म स्थान से दूर रहेगा तो सफल होगा। इसके बाद जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी, बहुत ध्यान से समझेंगे तो द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। वहाँ पे सम संख्या की राशि बनी है, इस वजह से स्वास्थ्य और आयु और इसके साथ साथ विचार ये सारे ही बहुत अच्छे बने हैं। पर द्वितीय भाव के स्वामी पे जरा ध्यान से देखेंगे तो राहु का प्रभाव है और द्वितीय भाव के जो कारक होते हैं वो गुरु नीच के हैं, लेकिन उच्च की दृष्टि से अपने भाव को देख रहे हैं। इस वजह से धन है, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा है, लेकिन उससे व्यक्ति को दिलचस्पी बड़ी कम सी है। या ये कहेंगे कि व्यक्ति पैतृक संपत्ति को लेकर के बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं है, वो स्वयं के पराक्रम से, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी के साथ जब कभी भी राहु बैठते हैं तो व्यक्ति को एग्रेशन देते हैं और वो बहुत स्वाभिमानी होता है धन कमाने और दूसरों की मदद की तो वो कभी भी गुहार भी नहीं लगाता, सोच भी नहीं सकता है। ऐसा लगता है जैसे दूसरों की मदद जैसे ही उसके पास पहुंचती है उसको अपने आप में आत्मग्लानि होती है, ओह मैंने क्यों किसी से मदद मांगी। ऐसा भाव द्वितीय भाव के अधिपति के साथ जब कभी भी राहु होते हैं तो व्यक्ति को बना देते हैं। जब जब जितने पैसों की आवश्यकता पड़े, जब जब जैसी स्थिति की आवश्यकता पड़ती है, व्यक्ति के जीवन में वैसी ही स्थिति राहुदेव बना देते हैं। हाँ, पर इतनी बात जरूर है कि व्यक्ति को संघर्ष करके और अपने पराक्रम को सिद्ध करते हुए ही धन कमाते देखा जाता है। वो आसानी से धन कमाते हुए उसे अच्छा भी नहीं लगता और वो निश्चित रूप से ऐसा काम करना चाहता है जो समाज और देश दुनिया में उसे प्रसिद्धि दे। चंद्रमा मघा नक्षत्र के मैंने बात बताई है। राहु 19 अंश के बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास फैशन और ट्रेंड की बड़ी अच्छी जानकारी होती है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान तृतीय भाव के स्वामी का सप्तम भाव में बैठना और जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर सूर्य के ऊपर शनि और सूर्य के ऊपर राहु और सप्तम भाव में तृतीय भाव के स्वामी के बैठने के कारण दाम्पत्य में एक छोटा बहुत मतभेद दिखेगा। पर वैसे एक बात बता दूं तो हमें वहां से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि नवांश कुंडली में यहाँ पे शनि बैठे हैं और उस पर गुरु की दृष्टि जा रही है। नवांश कुंडली के सप्तम भाव से चौथे घर में शुक्र बुध और मंगल बैठे हैं। यहाँ पे भी पंचम भाव का स्वामी उच्च का बैठा है, सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि है और भाग्य भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठ करके भाग्येश और भाग्य के कारक भाग्य के अधिपति सबका संबंध जन्म कुंडली के सप्तम भाव से बनने के कारण दाम्पत्य अच्छा होगा। इसमें जरा भी हमें संशय और विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, हम फिर भी यहाँ पे मंगल दोष की स्थिति बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि मंगल उच्च के हैं और दरअसल केंद्र में ही शनि बैठे हैं, जिसके कारण मंगल दोष सामान्यतया भंग हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो चतुर्थ स्थान के भी अधिपति होते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति देव गुरु बृहस्पति बुध देव ही होते हैं और वो सरकारी नौकरी और विभिन्न देशों की सरकारों से लाभ प्राप्त करने वाला बना देते हैं या ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जहां व्यक्ति को विदेशी सरकार से लाभान्वित होते देखा जाता है।
यही स्थिति उसे दूर देश ले जाने के लिए भी एक अलग तरीके से स्वांग रचती है। मेरे कहने का अर्थ यहाँ ये होगा कि यहाँ चतुर्थ भाव के अधिपति छठे भाव में बैठे हैं और चतुर्थ भाव के ठीक पीछे चंद्रमा और राहु का ग्रहण नहीं है, पर दोनों बैठे जरूर हैं। इस वजह से माता के घर से दूरी रहती है, माता के स्वास्थ्य में चिंताएं होती हैं, आयु लंबी होती है, पर फिर भी माता के स्वास्थ्य को घबराहट मिलती है और माता प्रायः थोड़ी बहुत रोग से युक्त होते देखी जाती हैं। पर इसका फायदा नुकसान तो चलो ठीक है, पर लाभ यहाँ होता है व्यक्ति के करियर के मामले में। उसका साहस, समझने की शक्ति, परिस्थिति को समझने का बल और जो क्रिएटिविटी है, जो डिप्लोमेसी है, जो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को तैयार करने का बल है, जो तात्क्षणिक उत्तर देने का जो बल होता है, वो इसी चतुर्थ भाव के स्वामी का छठे भाव में बैठने के कारण होता है। सप्तम भाव यहाँ पे बाधक भाव होगा क्योंकि ये द्विस्वाभाविक राशियां बनी हैं जन्म कुंडली के केंद्र में। इस वजह से यहाँ पे पराक्रम भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठ करके इस कुंडली के लिए सूर्य की दशा जातक के व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को कमजोर करने वाली बन जाएगी। साथ ही साथ सूर्य की दशा में आर्थिक पक्षों पे नुकसान, पराक्रम के परिणाम में कमजोरी और लेट लतीफी का शिकार होने के साथ साथ व्यक्ति के दाम्पत्य में थोड़े बहुत कठोर मतभेद या उसकी दिनचर्या प्रभावित होती है या धन कमाने में थोड़ी मशक्कत होती है। और ये दशा सूर्य की दशा में होगी जो कि अब बीत जाएगी 2026 के अप्रैल तक। उसके बाद मैं चतुर्थ भाव की ही बात कर रहा हूँ। चतुर्थेश का छठे भाव में बैठना ये बहुत सामान्यतः ठीक होगा, जबकि पंचम भाव के अधिपति और पंचम के कारक और पंचम भाव से एकादशवां, तो पंचम भाव से एकादशवें भाव में चंद्रमा राहु कहीं ना कहीं गड़बड़ी और पंचम भाव के अधिपति अष्टम में, लेकिन गुरु और मंगल के साथ बैठे हैं। इस अवस्था में जातक को अपने क्षेत्र से कई बार अलग जगह से भी धन कमाते देखा जाता है और वो एक जगह से नहीं कई जगह से धन कमाते हुए पाया जाता है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी जब अष्टम भाव में बैठेंगे और चूंकि चंद्रमा पे राहु केतु का प्रभाव है, सूर्य के ऊपर शनि राहु केतु का प्रभाव है, इस अवस्था के कारण जातक को अपनी हड्डी और अपनी दिनचर्या के साथ साथ अपने पाचन तंत्र का निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा। नेत्र की ज्योति कमजोर होती है और कई बार व्यक्ति को पसलियों से, हड्डियों से और पेट से संबंधित समस्या से जूझते हुए देखा जाता है। आइए मैं आपको इनकी कुंडली पे इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई है। इस कुंडली में सबसे ज़्यादा मेरे पास जो इस कुंडली से प्रश्न पूछे गए हैं वो सबसे ज़्यादा नवांश से पूछे गए हैं। अब ज़रा ध्यान से देखें तो एक ना कुंडली की नेचर होती है। अगर उस कुंडली के बैठे ग्रह या कुंडली के जो प्लैनेट की पोजीशन है, अगर वो व्यवस्थित है तो जीवन में परेशानियों का कोई ऐसा कोई वो नहीं होता कि व्यक्ति बिल्कुल निश्चित रूप से परेशान होगा ही होगा। और उसमें सबसे ज़्यादा जो मजबूत स्थिति बनी हुई है वो एकमात्र स्थिति कि जन्म कुंडली में लग्न वर्ग उत्तम है। लग्न के अधिपति दशम स्थान में शुक्र और बुध और मंगल जो जन्म कुंडली के लाभेश हैं वो दशम स्थान में बैठेंगे तो ये भी अपने आप में एक योग ही बनाएंगे, जोड़ेंगे ही, घटाएंगे नहीं। उसके बाद केतु और राहु यहाँ पे जिस राशि में बैठे हैं उसका अधिपति उन्हें देख रहा है और उस पे शुक्र और बुध का प्रभाव, राहु पे दो शुभ ग्रह की दृष्टि या भाव के अधिपति की दृष्टि राहु को भी शुभ बना देती है। राहु दोषो बुद्धो हन्यात, राहु अगर केंद्र में बैठे हैं और बुध भी अगर केंद्र में बैठे हैं तो राहु का दोष बुध हनन कर देते हैं। शनि सप्तम भाव में बैठे हैं जिन पे गुरु की दृष्टि है, सप्तमेश सप्तम को देख रहे हैं और शनि और मंगल दोनों की दृष्टि लग्न पे है। ऐसी अवस्था में और लग्न में चंद्रमा का प्रभाव, तो जातक की पत्नी सुंदर, विद्वान, प्रेम करने वाली और कभी कभी कठोर वाणी का इस्तेमाल करने वाली या बोलने वाली होती है। इसका कारण होगा क्योंकि नमांस चक्र में उस चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि की बनी है और उस पे शनि और राहु दोनों का प्रभाव है। इस अवस्था के कारण कई बार पति जो होगा वो पत्नी के पीछे भागने वाला होता है, हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, पर ये जो विवाह के संबंध होते हैं वो सामान्यतया सामान्य से बेहतर ही होते देखे गए हैं, पर टूटते नहीं हैं। दूसरा, टूटने का जो कारण एक और भी होगा, या मतलब अगर कोई मतभेद कल को उत्पन्न होगा तो उसका एकमात्र कारण होगा कुंडली मिला करके विवाह न करना। अगर कुंडली मिला करके विवाह करेंगे तो दाम्पत्य नहीं टूटेगा, नहीं मिला के करेंगे तो किसी का भी विवाह टूट सकता है। इस अवस्था में मैं आप लोगों को यही बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे दो लग्न का अधिपति केंद्र में, पंचम का अधिपति केंद्र में और जन्म कुंडली के भाग्येश केंद्र में सप्तम सप्तम को देख रहे हैं जिस भाव में, तो ये जो स्थिति बनी है नौमांस चक्र की, ये आपकी चिंता का
बढ़ाना नहीं, घटाना ही कर रही हैं। जबकि अगर नवांश चक्र में देखेंगे तो चंद्रमा मिथुन राशि में बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, और सप्तमेश गुरु जो बैठे हैं वो पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं, और शुक्र जो बैठे हैं वो उच्च के बैठे हैं। अगर सप्तम भाव के स्वामी गुरु जिस राशि में बैठे हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सिंह राशि में बैठे हैं, उसका अधिपति शुक्र यहाँ पे उच्च का है। और दरअसल यही स्थिति, किसी भी तरीके से मैंने इस पे आप लोगों को कार्यक्रम में बात कही थी कि सप्तम भाव पे अगर गुरु की दृष्टि है या जन्म कुंडली के केंद्र में बहुत सारे शुभ ग्रह की स्थिति बन रही है, तो कुंडली में विवाह टूटने का खतरा टल जाता है या नहीं के बराबर होता है। चंद्रमा, शुक्र, बुध और यहाँ पे गुरु का प्रभाव, ऐसी अवस्था में शुभ भाव का स्वामी विवाह के बाद और भी ज़्यादा एक अच्छा कम्युनिकेशन भी जातक के जीवन में देखने को मिलता है। दशमांसा चक्र में यहाँ के दशम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं, और बुध जन्म कुंडली में सप्तम और दशम, चतुर्थ और सप्तम के अधिपति होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने धन को कमाने में पूरी स्ट्रैटेजी लगाएगा, सही जगह से धन कमाने की कोशिश करेगा, और अगर वक्त पड़ेगा तो अपने रोजगार की तरफ भी वो मूव कर सकता है। गुरु और शनि व्यक्ति के पराक्रम को न्याय देंगे। यहाँ पे सूर्य उसके इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, और सूर्य की दशा में कभी कभी संघर्ष धन कमाने के लिए बढ़ेगा। जबकि यहाँ पे शुक्र की जो स्थिति बन रही है वो अष्टम भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, तो उसको अपने घर से दूर जाना पड़ता है धन कमाने के लिए। यहाँ मंगल स्वग्रही, गुरु और मंगल का जो प्रभाव है आमने सामने, ये जातक के जीवन को एक मजबूती और स्थिरता देने वाला बन रहा है। वो गुरु और जो मंगल का प्रभाव है, यहाँ गुरु लग्न के अधिपति और मंगल भाग्य के अधिपति। लग्नेश और भाग्येश का संबंध, लग्नेश और लाभेश का संबंध जातक को मेहनत कराए, थोड़ा दूर लेके जाए, और एक स्थित सफलता जो निश्चित है उसको प्राप्त करने में जातक को ये ग्रह मदद कर जाते हैं। इसका अर्थ होगा कि गुरु, मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य जातक के कारोबार को आगे बढ़ाने वाले, विदेश ले जाने वाले और मजबूती प्रदान करने वाले होंगे। लग्न, नवांसा और दशमांसा। अब मैं आपकी कुंडली में ग्रहों को बताऊंगा कि चंद्रमा से कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा है, कितने घर आगे है, तो कैसा परिणाम होगा। अब बात करेंगे सबसे पहले चंद्रमा के साथ राहु। वहाँ पे कोई ग्रहण नहीं है, पर निश्चित रूप से कभी कभी कम्युनिकेशन में कमजोरी रहेगी। हालांकि 19 अंश के राहु हैं और 8 अंश के चंद्रमा हैं, बहुत काफ़ी अंतर होने के कारण वहाँ पे कभी कभी जातक के जीवन में छोटे मोटे मतभेद देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसका एक असर माता के स्वास्थ्य या घर के लोगों को आरंभ से ही किसी न किसी विषय की चिंता सताती रहती है, और यही चंद्रमा और राहु के कारण होता है। हालांकि उससे हमें डरने की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ग्रह इतने नज़दीक नहीं बैठे हैं, इतने दूर बैठे हैं, और दूर बैठे ग्रहों के युति का ही परिणाम सिर्फ नहीं देखा जाता, थोड़े बहुत परिणाम उनके आपस में घर्षण के होते हैं, पर वो घर्षण भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जन्म कुंडली में चंद्रमा से चौथे घर के बुध जो बैठे हैं, वो बुध 28 अंश 30 कला ज्येष्ठा नक्षत्र में वक्री होकर के बैठे हैं। ये थोड़े से इधर भी शिफ्ट होंगे। इस कारण से व्यक्ति की बुद्धि कभी कभी वक्त पड़ने पे शांत हो जाती है या काम करनी बंद कर देती है। वक्त पड़ने पे भूल जाना, परीक्षा हॉल में भूल जाना, या वक्त पड़ने पे अभी अपनी बुद्धि लब्धि क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं करना, या कई बार बाद में बुद्धि जागृत होना, ये खतरा बुध और चंद्रमा का एक दूसरे से चौथे 10वें होने का होता है। यहाँ कई बार जातक को निर्णय लेने में भी परेशानी होती है, जबकि वही बुध अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में नहीं बैठे होते तो और भी ये बात बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी जो धार बुद्धिमत्ता में होनी चाहिए वो थोड़ी कम है, और दूसरा जो व्यक्ति के समस्या को समझने की शक्ति है वो वही बुध बढ़ा भी रहे हैं। ये भी बात है। ग्रह कोई आवश्यक नहीं है कि एक तरफा ही परिणाम करता है, उसके कुछ अच्छे परिणाम भी उस भाव से, उस राशि से मिलते हैं, उस नक्षत्र से मिलते हैं, और कुछ उसके बुरे परिणाम भी मिलते हैं। इन दोनों के समायोजन से ही जातक की कुंडली सजती संवरती है। चंद्रमा से पंचम भाव के सूर्य ये बहुत उत्तम परिणाम देते हैं अपनी दशा काल में भी और वैसे नेचुरली भी। तो चंद्रमा से पंचम भाव के जो सूर्य होंगे वो अपनी दशा काल में या अपनी अंतरदशा महादशा सूक्ष्मांतर में जातक के बुद्धि को मजबूत करेंगे और उसको सही निर्णय लेने में सहायता करेंगे। जैसे चंद्रमा से बुध सही निर्णय लेने में दिक्कत दे रहे थे, वैसे चंद्रमा से सूर्य सही निर्णय लेने में और अपने बुद्धि का सतत सही इस्तेमाल करने में सहायता मिलेगी।
उसके बाद चंद्रमा से छठे घर के मंगल व्यक्ति को जुझारू प्रवृत्ति का बनाते हैं, जबकि चंद्रमा से छठवें घर के शुक्र व्यक्ति की पत्नी को नौकरी करने वाला बनाते हैं। उसी चंद्रमा से छठवें घर में गुरु व्यक्ति को पेट का रोगी बनाते हैं, और उसी चंद्रमा से सातवें घर में केतु व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता और वक्त आने पे वो सभी संस्कारों का अपने जीवन पे असर देखता है और उसको पालन करने वाला भी हो जाता है। मतलब वो किसी भी तरीके से स्वतंत्र या बहुत ज़्यादा ऐसे कमज़ोर मानसिकता का नहीं होता, वो तर्क ढूंढता है और उसके जीवन में सदैव धर्म जागृत रहता है। उसी चंद्रमा से 8 घर आगे शनिदेव जातक को अच्छी आयु देने के साथ साथ उसके पिता के साथ कभी कभी मतभेद या कई बार पिता की चिंता बढ़ाने वाले भी होते हैं। इतना ही नहीं, कई बार उसके वाणी को कमज़ोर या कठोर या कड़वा बना देने वाला भी बना देते हैं। ये बातें दशाओं में देखने को ज़्यादा मिलेंगी और ऐसे सामान्यतः जातक के जीवन को इस तरीके से ये ग्रह प्रभावित करेंगे। अब मैं बात आपकी कुंडली में करूँगा कुंडली के एक एक ग्रहों की कि लग्न, नवांश और दशमांश के आधार पर वो किस तरीके का परिणाम जातक को कर रहे हैं। आइए अब एक एक ग्रहों से सबसे पहले आपका परिचय सूर्य से कराता हूँ, जो भगवान नारायण के प्रतीक हैं और वस्तुतः नवग्रहों के राजा हैं। इस कुंडली के लिए पराक्रम के अधिपति सप्तम में बैठे हैं। ये मृत्यु का स्थान होता है सूर्य के लिए, क्योंकि ये पश्चिम दिशा है और यहाँ पे आकर के सूर्य मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। वस्तुतः होते नहीं, पर हमारे लिए मृत्यु के भाव में चले जाते हैं। ये वस्तुतः पश्चिम दिशा है, यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं रहती, या ये कह सकते हैं कि यहाँ आकर के वो अस्त हो जाते हैं। आप समझ रहे होंगे। सूर्य आत्मा होते हैं। आत्मा रवि शीतकरस्तु चेतः, लघु जातक नामक ग्रंथ में आचार्य ने लिखा। तो यहाँ पे सूर्य आत्मा के सूचक होते हैं और साथ ही साथ वो आत्मविश्वास के सूचक होते हैं, लक्ष्मी के भी सूचक होते हैं। तो इन सभी चीज़ों का प्रभाव थोड़ा कम होगा। राहु और शनि से दृष्ट होने के कारण कई बार व्यक्ति को लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य और आत्मविश्वास की वृद्धि में सूर्य अपनी दशा काल में कमजोरी देंगे। और जब कभी भी उस सूर्य पे शनि और राहु का अंतर आएगा तो और भी ज़्यादा ये एक कठिन बात हो जाती है। नवमांश चक्र में वो तृतीय भाव के ही स्वामी होते हैं और 12वें भाव में बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं, जबकि दशमांशा चक्र में छठे भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में बैठे हैं। इस अवस्था में आपको सूर्य की दशा में निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य का और किसी से धन का लेन देन करना नुकसानदायक हो सकता है। उस सूर्य की महादशा में बुध और राहु के साथ शनि का अंतर कष्ट देने वाला भी होगा। जबकि बात अगर चंद्रमा की करेंगे तो सिंह राशि का निर्माण कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। ऊपर से चंद्रमा नवमांश चक्र के लग्न में आ रहे हैं, मिथुन राशि में बैठ रहे हैं और दशमांशा चक्र में वो जा रहे हैं। जन्म कुंडली में कहाँ बैठ रहे हैं? अष्टम स्थान में, पंचमेश होकर के अष्टम में, पंचमेश होकर के उच्च के, पंचमेश होकर के अष्टम में। इसका अर्थ होगा कि हमें पेट और अपने इम्यून को ठीक रखने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। और चंद्रमा सिंह राशि में नवांश कुंडली के आधार पर आपको पराक्रम और लाभ देने वाले, और जो स्थिति उनकी बन रही है उस आधार पर कई बार आपके विद्या, बुद्धि, विवेक को भ्रमित करने वाला भी बना रहे। हालांकि उनके पास ऐसा कोई घर्षण नहीं है, पर फिर भी उस चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर और उस चंद्रमा की महादशा में थोड़ा बहुत मंगल का अंतर कष्ट देने वाला हो सकता है। बाकी ऐसे कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होगी। थोड़े मोड़े परेशान करेंगे चंद्रमा में गुरु, जो छठे 8वें के सिद्धांत पे बैठे हुए हैं, इस वजह से। हालांकि शुक्र और मंगल का प्रभाव फिर भी ठीक रहेगा। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा के बाद मंगल की, जो उच्च के बैठे हैं, पितरलोक से व्यक्ति की आत्मा को लाया हुआ दिखा रहे हैं। मंगल लग्न कुंडली में उच्च के हैं, इस कुंडली के लिए सबसे खराब ग्रह के रूप में उपस्थित करते हैं खुद को। पापी भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में उच्च के बैठे हैं। इस अवस्था में व्यक्ति का रिसर्च बहुत अच्छा होता है और डीप एनालिसिस भी करता है। कोडिंग डिकोडिंग उसे बहुत अच्छा आता है। वो विदेशी भाषाओं और विदेशी नौकरियों को करने वाला होता है। नवमांसा चक्र के आधार पर वो 11वें भाव के भी अधिपति वहाँ भी होते हैं। दशम स्थान में बैठे हैं, पर दो शुभ ग्रहों का उन्हें प्रभाव मिल रहा है। इस वजह से मंगल की दशा जाते जाते बहुत अच्छा परिणाम देने वाली और भाग्य का सुख और सहयोग देने वाली होती है। उसी मंगल की दशा में शनि का अंतर और केतु का अंतर
और कभी कभी उस मंगल की दशा में सूर्य का अंतर भी छोटा मोटा कष्ट दे सकता है, जो आर्थिक रूप से या पारिवारिक रूप से परेशान करने वाला हो सकता है। बात करेंगे बुधदेव की, जो लग्नेश होते हैं, छठे भाव में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हैं, नवांश चक्र में वो मीन राशि में जा रहे हैं 16 अंश के, जबकि दशमांशा चक्र में वो सप्तमेश होकर के द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं, सप्तमेश होकर के द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं। बुध की दशा जातक के जीवन को यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, क्रिएटिविटी, अच्छा निर्णय और मजबूत पक्ष उजागर करने वाली और मजबूती से अपनी बात रखने वाली होगी। उनके ऊपर कभी कभी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने का बोझ भी बुध की दशा में बनेगा। हालांकि बुध की उसी महादशा में जब कभी भी सूर्य का अंतर आए या राहु का अंतर आए या गुरु का अंतर प्रत्यंतर आए तो कई बार जातक को कष्ट होगा, जो उसको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को देने वाला और कई बार कारोबार या जीवन में बाधाएं देने वाला भी बनेगा। यहाँ पे सूर्य भी कई बार अपनी दशा काल में बाधक भाव में बैठने के कारण सूर्य अपनी दशा काल में भी छोटे मोटे बाधाओं से जातक का परिचय कराएंगे, पर वैसे ज़्यादा नहीं। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति नीच के बैठे हैं परिवर्तन के कारण, और मंगल के बैठने के कारण वहाँ नीच भंग राजयोग बन जाएगा। गुरु नवमांश चक्र में सिंह राशि में, मित्र के नवांश में, दशमांशा चक्र में शत्रु के साथ शत्रु की राशि में, लेकिन परिवर्तन है गुरु और शुक्र का परिवर्तन। इस वजह से कारोबार में गुरु की दशा का लाभ अच्छा मिलेगा, मेहनत करेंगे और अनुशासन भी कारोबार में मिलेगा, गुरु की दशा में लाभान्वित होंगे। उसी गुरु की महादशा में अगर मैं बात कर दूं तो जातक प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता अर्जित करता है, चीज़ों को समझने की शक्ति विकसित होती है और महान साहसी व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को जीवन में उभारने का काम भी करता है। गुरु की महादशा में जब कभी भी, ऐसे तो कोई दशा मुझे कमज़ोर वाली नहीं दिखाई दे रही है, पर छोटे मोटे अंतर में गुरु की महादशा में मंगल का प्रत्यंतर या मंगल का अंतर थोड़े मोड़े परेशान कर सकते हैं, बाकी वैसे ज़्यादा नहीं। उस समय स्वास्थ्य में पेट का ध्यान ज़्यादा रखना होगा या कफ जनित बीमारियां न हो, माता के स्वास्थ्य की चिंता थोड़ी बहुत सता सकती है। शुक्रदेव के बारे में बात करेंगे। अष्टम भाव के शुक्रदेव और बुधदेव बहुत ज़्यादा दोषयुक्त नहीं होते, पर फिर भी आपको अपने पाचन तंत्र और जठराग्नि को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके कंप्यूटर पे वो टाइम जो है वो थोड़ा कम करें और आँखों की समस्या न हो, इसका ध्यान रखें। हार्मोनल डिसबैलेंस न हो, स्किन से संबंधित कोई परेशानी न हो, बहुत अच्छे तरीके से विष वगैरह या भोजन कुछ ऐसा ना लें जो पेट के अंदर जा कर के विष बना दे। किसी के साथ भी किसी चीज़ का प्रैक्टिकल ना करें। रासायनिक चीज़ों से थोड़ा मतलब गोला बारूद, बम बारूद आदि से, गहरे पानी, ऊंचे पहाड़, पर्वत, नदी, झरने, विष वाले जानवरों से अपने आप को बचा के रखें। अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा निश्चित रूप से उच्च के मंगल आपको करवाएंगे, पर फिर भी सावधानी भी बरतनी होगी। और कई बार आपको वो आरंभ में कम पैसों पर नौकरी देते हैं, जहां व्यक्ति धीरे 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 प्रोग्रेस को प्राप्त करता है। मंगल की महादशा में या मंगल का जो प्रभाव रहेगा वह आपको साहसी बनाएगा और लक्ष्य की प्राप्ति करने में मजबूती देगा। मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में शुक्र की बात कर रहा था, मंगल पे आ गया, अष्टम भाव के मंगल थे, इस वजह से वहाँ पे दृष्टि चली गई। तो शुक्र के बारे में मैं बात कर रहा था। तो शुक्र देव जो हैं वो आपको लाभ देंगे, कम्युनिकेशन बेटर करेंगे, पद की वृद्धि करेंगे और साथ ही साथ आपके थोड़े मोड़े छोटे मोटे कभी कभी दाम्पत्य में या परिवार में शुक्र की महादशा में थोड़े मोड़े कलह के योग बना, छोटे छोटे। हालांकि उस शुक्र की महादशा में केतु का अंतर और मंगल का अंतर या प्रत्यंतर जैसा भी होगा ये परेशान करने वाला हो सकता है। राहु का अंतर प्रत्यंतर भी कई बार परेशान कर सकता है। उसके बाद अगर बात करते हैं शनिदेव की, तो शनिदेव मीन राशि में बैठे हैं, नवांश चक्र में वो कन्या राशि में जा रहे हैं, रेवती नक्षत्र में बैठे हैं, नवांश चक्र में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, दशमांशा चक्र में लाभेश होकर के गुरु के साथ बैठे हैं, सप्तमेश या लग्नेश के साथ। व्यक्ति की कुंडली में गुरु और शनि की दशा अच्छी जाएगी। इतना ही नहीं, शनि के अंतरदशा में मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो आपको कष्ट दे सकता है, लेकिन शनि की महादशा में मंगल का अंतर या राहु का अंतर आंतरिक गृह क्लेश से आपको परेशान कर सकता है। उस समय भोलेनाथ की पूजा पति पत्नी को साथ में मिलकर करना चाहिए। इसके साथ साथ उस दशा काल में थोड़ा सा तीर्थ दर्शन होता रहे और उस शनि की दशा में विवादों से बचकर रहने की आवश्यकता भी होगी। हालांकि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के स्वामी हैं, सम संख्या की राशि में बैठे हैं, इस वजह से ग्रह भाग्य भाव का फल ज़्यादा करेगा। यहाँ शनिदेव भाग्येश
कहे जाएंगे। और जातक के जीवन में धर्म और भाग्य का सुख बड़ा बढ़िया मिलता है। गुरु का संबंध जन्म कुंडली में इस भाव के स्वामी से जरूर बन रहा है, क्योंकि दोनों आपस में परिवर्तन कर रहे हैं। इस कारण से यहाँ मैं शनि के प्रभाव को अच्छा ही कहूँगा। केंद्र त्रिकोण का राजयोग, किसी भी भाव का स्वामी जब दशम स्थान में बैठ जाता है तो वो उस भाव की चतुर्गुणित वृद्धि कर देता है। इसका अर्थ होगा कि जातक मजबूती से अपने भाग्य का सहयोग प्राप्त करने वाला भी होगा। ये मैंने आपसे आपका परिचय इतनी देर तक आपकी कुंडली के ग्रहों से आपका करा दिया। जरा ध्यान नक्षत्रों पे लेके आते हैं। सूर्य मूल नक्षत्र में बैठे हैं। ऐसी अवस्था में कई बार व्यक्ति को बहुत सारा ज्ञान या बहुत सारी कंपटीशन का सामना उसको करना पड़ता है, और कई बार उसके कारण उसके आत्मविश्वास को झुंझलाते हुए भी देखा जाता है। चंद्रमा मघा नक्षत्र में कोई भी कार्य जो आप आरंभ करेंगे उसमें हो सकता है कि आपको एक ही बार में डायरेक्ट सफलता न मिले, थोड़ा लेट हो। लेट लतीफ़ी का व्यक्ति शिकार होता रहता है, हालांकि फिर भी उसके पास अनुभव बहुत अच्छा गेन होता रहता है। मंगलदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं। ये आपके आत्मविश्वास के साथ साथ आपकी आत्मीयता को बढ़ाने वाले या आपके चरित्र के बल को बढ़ाने वाले बन रहे हैं। जबकि बुधदेव आपकी कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठ करके दिमाग को कई बार डेविएट कर रहे हैं या वात पित्त कफ से आपको ही परेशान कर रहे हैं। इसमें एक इनका फायदा ये हो रहा है कि वो आपको शत्रुओं को समझने में और विषम परिस्थितियों से लड़ने में आपकी मदद कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि जातक का कम्युनिकेशन बेटर है, उसको और भी ज़्यादा वो स्किल में बदल सकता है और भी ज़्यादा उसे बेहतर बना सकता है। इतना ही नहीं, वहाँ वो कई बार अपने कंसंट्रेशन पे भी काम करता है और अपने आप को नियमित रूप से मजबूत व्यक्ति बनाने के तौर पे प्रस्तुत करना चाहता है या मजबूती से अपने आप को निखारना चाहता है। तो जो अपने आप में बदलाव के संकेत आएंगे या जो व्यक्ति अपने आप में बदलाव करना चाहता है या जो अपनी कमजोरी या कमियों को सुधारना चाहता है, वो इसी गुरु के कारण है। उसके बाद शुक्रदेव जो आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको कभी कभी डेविएट करेंगे, कभी आलस्य, कभी प्रमाद और कभी कभी अपने आप में एक एगोइस्ट नेचर लेके आएंगे। जैसे मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, जैसे मैं बहुत ज़्यादा बलवान हूँ, जैसे मेरे पास बहुत दिमाग है। तो ये इस तरीके का जो ज्ञान है या जो एक नेचर आएगा वो इसी शुक्रदेव के कारण आएगा, क्योंकि वो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं जो कई बार आपको एग्रेशन भी देंगे। हालांकि यहाँ पे व्यक्ति की समझदारी फिर भी रहती है और वक्त आने के साथ साथ उसको ये इन बातों का एहसास भी हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, किस पे हमें गर्व करना है और कौन सी बात बहुत सामान्य है। उसके बाद शनिदेव की बात अगर करेंगे तो रेवती नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से कई बार वहाँ पे आपको बीमारी देते हैं, स्वास्थ्य में परेशानी देते हैं, पेट की समस्याएं देते हैं और कई बार अनुशासित भी बना देते हैं। जबकि राहु और केतु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको सुंदर बना रहे हैं। राहु पराक्रमी बना रहे हैं, भाइयों से मतभेद देने वाला, घर और माता परिवार से दूर रहने वाला बना रहे हैं। जबकि केतु देव आपको धार्मिक, बुद्धिमान और दानी प्रवृत्ति का बना रहे हैं। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 4 और 6 रहेगा। कोई अलग अलग से इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, 4 अंक आपके लिए बेटर है। उसके बाद नक्षत्र दान करने के लिए मघा है। मित्रता तुला और कुंभ वालों के साथ साथ मेष वालों से कर सकते हैं। शत्रुता कभी न करें सिंह, धनु और वृष वालों से। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पश्चिम दिशा में। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसमें सिंह राशि सिंह लग्न, कुंभ राशि कुंभ लग्न, धनु राशि धनु लग्न के जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। विवाह की दिशा पश्चिम रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह उत्तर दिशा के मकान में या जिसका फ्रंट उत्तर की तरफ खुलता हो उस मकान में रहना बहुत उत्तम रहेगा। आने वाली दशाओं पे थोड़ी सी चर्चा कर दूं। 2026 के अप्रैल से चंद्रमा की दशा चलेगी। उस चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर, उस चंद्रमा की महादशा में मंगल और शनि का अंतर आपको कष्ट दे सकता है। इस वजह से उस समय भगवान भोलेनाथ की उपासना करें, नियमित मंदिर का दर्शन करें। उस दशा काल में घर पे 2 से 4-5 बार शिव जी का अभिषेक होता रहे, बहुत बढ़िया रहेगा। और मैंने जो बात कही थी भृंगराज की जड़, उसे भी तत्काल धारण करना चाहिए। मंगल आएंगे आपकी कुंडली में 2036 में। इस कुंडली के लिए लाभेश और 6वें भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। ऋण के कारण, देने के कारण या कई बार धन के फंस जाने के कारण मंगल की दशा में धन हानि हो सकती है। उस दशा काल में जब कभी भी राहु का अंतर हो
उस दशा काल में जब कभी भी केतु का अंतर हो या उस महादशा में जब कभी भी शुक्र का अंतर हो, हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। उसके बाद आपकी कुंडली में राहु आएंगे 2043 में। राहु की महादशा में शनि का अंतर, राहु की महादशा में गुरु का अंतर और उस राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर आपको मानसिक और अतिरिक्त व्यय के कारण परेशान कर सकता है। तब तक आ जाएगा 2061, जहाँ तक मेरी दृष्टि शायद नहीं है। इतनी सारी चीज़ें। नक्षत्र जिसमें आप और भी अच्छा काम कर सकते हैं, पुनर्वसु है, उत्तराषाढ़ा है, उत्तरा भाद्रपद है और पुनर्वसु है, आर्द्रा है। ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मिथुन लग्न के जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी, चूंकि ये द्विस्वाभाविक वायु तत्व की राशि है, इस वजह से तात्क्षणिक प्रोग्रेस करती है। ऐसे लोगों की तुलना इनके हम उम्र में किसी भी जातक या जातिका से करते हैं तो वो काफ़ी पीछे महसूस होते हैं। हालांकि यहाँ पे कुंडली में किसी भी प्रकार का वैसा मुझे कोई दोष नहीं दिख रहा जिसके कारण परेशान होने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ मंगल उच्च के बैठे हैं, शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, तात्कालिक मैत्री में जा रहे हैं शनि के साथ। गुरुदेव जो बैठे हैं वो थोड़े बहुत परेशान जरूर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे स्थिति कमज़ोर है पर यहाँ आकर के वो ठीक हो जा रही है। इस वजह से हमें बिल्कुल भी चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विवाह मिला करके करने की आवश्यकता है, जातक मंगलिक नहीं है। अष्टक वर्ग के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो व्यक्तित्व ठीक है। हमें अपनी वाणी को और भी ज़्यादा शांत और उसमें और भी ज़्यादा लोच प्रदान करने की आवश्यकता है। जो सामने वाला कह रहा है उसको सुनने की आवश्यकता है। हमें मेहनत की आवश्यकता अभी तो नहीं, हालांकि फिर भी वो आप मेंटेन कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति, भवन, भूमि, वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय हो, आप शनि और बुध की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं खरीदने बेचने का काम। एजुकेशन बहुत अच्छी है, रिसर्च बहुत अच्छा है, पेट कमज़ोर है, जठराग्नि मजबूत रहे। व्यापार और नौकरी में, नौकरी बाहर बहुत अच्छी है। व्यापार के योग सामान्यतया सामान्य है, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे सामान्यतया कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो रिसर्च बहुत अच्छा है और हार्मोनल डिसबैलेंस इस कुंडली को परेशान कर सकता है और भाग्य का बल कमज़ोर है। धार्मिकता बनी रहे, धर्म बहुत ज़्यादा इस कुंडली को परेशान कर रहा है। कैसे? नहीं मानने के कारण, न मानना, प्रैक्टिकल होना, प्रैक्टिकल बातें करना, बाह्य प्रभाव से प्रभावित हो जाना, परंपराओं को दकियानुस कह देना, अपने माता पिता और पूर्वजों के दिए गए जो उनके संस्कार हैं उन पे कई बार प्रश्न चिन्ह लगाना, आधुनिक अत्याधुनिक हो जाना, ये सब चीज़ें कई बार आपको पतन के मार्ग की तरफ लेके जाएंगी। इस वजह से निश्चित रूप से हम जिस धर्म में और जिस संस्कृति में पैदा हुए हैं हमें उसका गर्व होना चाहिए। इसके साथ साथ इस कुंडली में प्रैक्टिकल बिहेवियर भी है और कभी कभी बड़ों को ज्ञान देना या डांट देने का योग भी लगा है। इस वजह से उसे शांत करने की आवश्यकता होगी। हालांकि ये कुंडली अनुशासित है, फिर भी मैं एक बात कहता हूँ तो ये कुंडली प्राप्त लगभग कर जाएगी और आरंभ में ऐसा लगेगा कि कुंडली थोड़ी डीरेल हो रही है, पर बाद में चल करके आपको आपका लक्ष्य दिखने लगेगा। क्लियर है? विभिन्न वर्ग चार्ट के आधार पर, और उसमें सबसे पहले मैं होरा चक्र बताऊंगा, उसमें मंगल, शुक्र, राहु, केतु आपको मानसिक शांति देंगे, जबकि सूर्य, शनि, चंद्रमा, गुरु और बुध कभी कभी इरिटेशन भी दे सकते हैं। हालांकि उनकी दशा काल में आपको फिर भी मेहनत करनी होगी। भवन, भूमि, वाहन आदि के सुखों में थोड़ी कमजोरी दिखाई दे रही है और उससे चोट चपेट की घटना भी देखने को मिल रही है। इस वजह से सावधान रहेंगे। हो सके तो किसी दूसरे को ही गाड़ी चलाने दीजिए, अपने आप को थोड़ा शांत रखें। माता और पिता में से पिता का कारोबार बहुत अच्छा है और संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में सामान्यतया मैं ठीक ठाक पर देर से देख रहा हूँ। कुंडली मिला करके करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पूजा पाठ, धर्म थोड़ा कंफ्यूज है, मतलब वो प्रैक्टिकल भी है और सामान्यतया ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, उसको और हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। हालांकि मन शांत है। शिव जी की पूजा इस कुंडली के लिए सर्वोत्कृष्ट रहेगी। विद्या अध्ययन इस कुंडली का 100% बहुत अच्छा है। व्यक्ति बहुत सारी भाषाएं जानने वाला भी हो सकता है, हमें उस तरफ भी दिमाग लगाना चाहिए। ऊंची शिक्षा के योग भी आपकी कुंडली में बने हैं। कई बार हम उस विषय का भी अध्ययन कर सकते हैं जो विदेशों में हमारे काम को और ज़्यादा आसान बना सकती है। इसके साथ साथ आपको अरिष्ट चक्र के आधार पर बात कर दूं, नेत्रों की समस्या, गले की समस्या, हार्मोनल डिसबैलेंस और साथ ही साथ पेट में गैस बनने की शिकायतें और कई बार जांघों में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, ये आपको परेशान करेंगी 5 चीज़ें। दिन के आधार पर आपकी कुंडली में गुरुवार और शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। इतनी सारी चीज़ें। कोई भी शुभ कार्य करना हो, शनि, बुध और गुरु की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तब तक के लिए
बहुत बहुत नमस्कार।